Hello everyone, welcome back to the channel. I know there was a lot of delay from previous lecture till today, but there were a lot of things going on. But I hope now we will continue our lectures. Time to time there will be uploading of videos. In today's particular lecture, we will be discussing about the cell membrane physiology, or we can say transportation across the cell membrane. Now, whenever we talk about the cell membrane, we all know that cell membrane is a selectively permeable membrane. And whenever we use the term selectively permeable, that means it allows specific type of molecules to pass through it into and out of the cell. Whenever we talk about the cell membrane, all of us know that cell membrane is actually a protective layer or covering which protects our cell, which maintains the integrity of our cells. हम ये कह सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये हमारी सेल्स की शेप को मेंटेन करके रख सकता है, सेल्स की इंटेग्रिटी को मेंटेन करके रख सकता है, सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेलीज होते हैं, अलग अलग कंटेंट्स होते हैं, उनको कोई भी डैमेज नहीं पहुंचता। और जब भी हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में ये बोला जाता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक बाई लेयर से बना होता है, जो कि असल में होता है फॉस्फोलिपिड्स का। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फॉस्फेट और लिपिड के बने होते हैं। और अगर इस केस में देखा जाए, जो ये वाला पर्टिकुलर लेयर है ये असल में फॉस्फेट वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है ये भी फॉस्फेट वाला पोर्शन है, और जो इनके बीच वाला पोर्शन है ये बनता है लिपिड का पोर्शन। इस वजह से ये एक तरीके का सैंडविच मॉडल बनता है, जिस सैंडविच मॉडल को वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है। और अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर डिजाइन की, तो इसमें जो पर्टिकुलर हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक ही जगह पे रुके नहीं रहते, जिसकी वजह से जो इसका वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है हमारे फॉस्फोलिपिड्स कहाँ होंगे, कैसे होंगे, तो इसमें आता है एक पर्टिकुलर मॉडल जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस केस में क्या बोला जाता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक आप बोल सकते हो सॉलिड स्ट्रक्चर की तरह नहीं है, ना ही वो अपनी शेप को आप बोल सकते हो रिटेन करता है। रादर जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है ये एक फ्लूइड की तरह होता है, जिसकी वजह से ये फ्लूइड की तरह एग्जिस्ट करके वहां पर जो भी इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं उनको ये एक जगह से दूसरी जगह आप बोल सकते हो उनकी जगह कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, जिस वजह से वो एक ही जगह पे नहीं होते। जब भी हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो जो हमारे पास होते हैं प्रोटीन्स, अब इसमें चैनल प्रोटीन्स आते हैं जो कि असल में आते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जो कि इस तरीके से होते हैं। और ये एक तरीके से आप बोल सकते हो पाथवेज होते हैं जिनके थ्रू जो है अलग अलग आप बोल सकते हो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। या तो ये अंदर से बाहर की तरफ जा सकते हैं या बाहर से अंदर की तरफ, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन हमेशा सिर्फ इन्हीं के पास नहीं होगी, बल्कि हमारे जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस भी डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी और कौन सी होगी उसको हम आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में समझेंगे। सो बेसिकली जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, दैट ट्रांसपोर्टेशन इज एक्चुअली we can say divided into two or three types. One we call as the passive transport, second one जिसको हम कहते हैं active transport, और तीसरा होता है जो कि आता है bulk transportation. Bulk transportation itself जो होता है active का ही आप सब टाइप बोल सकते हो, लेकिन जब भी हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की तो हमारे पास ये मेजर कैटेगरीज आती है। अब इसमें से अगर हम बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हम उसमें कह सकते हैं जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती। दैट मींस देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी और रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। जब भी सेल मेम्ब्रेन की बात की जाती है तो सेल मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी ये असल में सिर्फ उन्हीं पार्टिकल्स को एलो करेगा जिनकी जरूरत होती है इनसाइड ऑफ द सेल या आउटसाइड ऑफ द सेल। तो उस केस में सिलेक्टिवली परमिएबल बनता है। जब भी हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन में पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली 2 to 3 टाइप्स का होता है, जिसमें हमारे पास अगर बात की जाए तो डिफ्यूजन
हम कहते हैं कॉमनली, जिसमें सबसे पहले आएगा हमारा सिंपल डिफ्यूजन। इन केस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, इस केस में हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है, पहला उसका साइज स्मॉल होगा, सेकेंड वन वो रहेगा लिपिड सॉल्युबल। अब इस केस में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है वो इसलिए नहीं होती क्योंकि जो ये मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है, ये असल में ट्रांसपोर्ट इस तरीके से होता है जिसमें हम ये बोलेंगे कि ये वहां से निकलेगा जहां इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और ये वहां जाएगा जहां इसका कंसंट्रेशन कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं दिस ट्रांसपोर्टेशन विल बी विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस। सो एक्चुअली इस केस में जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वो होगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और इस केस में जो सिंपल डिफ्यूजन होता है ये डायरेक्टली होगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सो अगर हमारे पास लिपिड का जो पोर्शन रहता है हमारे मेम्ब्रेन के बीच में, और जो बाहर से उसका फॉस्फेट वाला पोर्शन रहता है, फॉस्फेट से ट्रांसपोर्ट होने में कोई दिक्कत नहीं होती, इसके बीच में से आराम से वो पास हो सकता है। बट बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इस वाले पोर्शन में जो कि लिपिड पोर्शन होता है। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इसको क्रॉस कर सकते हैं, जबकि लार्जर साइज के मॉलिक्यूल्स जो होंगे और लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हमारे पास वहां पर दिक्कत आती है, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उस केस में ये दिक्कत देखने को नहीं मिलती क्योंकि वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस नहीं होगा। तो जब भी हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करते हैं, इस केस में स्मॉल मॉलिक्यूल्स जाएंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जाएंगे, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर हमारे पास आता है लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल। तो ये डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सो इस केस में जो सिंपल डिफ्यूजन होता है इसमें डायरेक्टली जाएगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यहां पर किसी भी कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं होगी। सो अगर कैरियर प्रोटीन की बात की जाए वो हमें इस केस में जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस केस में किसी एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब इसी पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में ही एक और टाइप का ट्रांसपोर्टेशन आता है जिसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है ये डिफ्यूजन का एक और टाइप है। इस केस में हमें चैनल प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। तो चैनल प्रोटीन्स जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था वो होते हैं मेम्ब्रेन में अलग अलग जगह पे एम्बेडेड प्रोटीन्स। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये चैनल प्रोटीन हो गया, और ये मेम्ब्रेन में अलग अलग जगह पे लोकेटेड होते हैं, और इनका काम होता है ये गेटवेज की तरह काम करते हैं। यानी जो मॉलिक्यूल बाहर होगा उसको ये अंदर आने दे सकते हैं, या जो अंदर होगा उसको ये बाहर देने जा सकते हैं। तो इस केस में अगर देखा जाए ये चैनल प्रोटीन काम कैसे करता है, तो सबसे पहले जब हम चैनल प्रोटीन की बात करते हैं तो चैनल प्रोटीन पहले बंद होगा, उसके पास एक मॉलिक्यूल आएगा, फिर यही चैनल प्रोटीन जो है बाहर से खुल जाएगा, मॉलिक्यूल इसके अंदर होगा, फिर उसके बाद ये अंदर से खुलेगा, जो मॉलिक्यूल इसके अंदर था वो अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, और उसके बाद ये चैनल प्रोटीन दोबारा बंद होगा और मॉलिक्यूल सेल के अंदर। और ये चीज रिवर्स भी हो सकती है। इस केस में मॉलिक्यूल अंदर से बाहर जब जाने वाला होगा तो पहले ये अंदर से खुलेगा, जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है ये वाला, इस केस में डायरेक्शन उल्टी होगी, तो उसके बाद ये बंद होगा, फिर उसके बाद बाहर की तरफ खुलेगा, देन बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। इस केस में अगर देखा जाए हमें स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, और इस केस में उन्हीं की हेल्प से वो ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पाती है। तो इन प्रोटीन्स को हम चैनल प्रोटीन्स कह सकते हैं या कैरियर प्रोटीन्स कह सकते हैं। यहां पर भी अगर देखा जाए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत जरूरी है, यानी जो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट के बगैर ही ट्रांसपोर्ट होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से। सो कंसंट्रेशन जहां पर ज्यादा होगी वहां से निकल के वो मॉलिक्यूल उधर जाएगा जहां कंसंट्रेशन कम होगी। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये देखा जा सकता है ग्लूकोज के मामले में, या फिर आयन चैनल जिनमें जैसे सोडियम आयन्स हो गए, पोटेशियम आयन्स हो गए, या हमारे पास होते हैं क्लोरीन आयन्स वगैरह,
उन केसेस में भी यही वाला ट्रांसपोर्टेशन कॉमनली देखा जाता है, जिसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट में ही एक थर्ड टाइप भी आता है, जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के केस में यहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, या आप बोल सकते हो कि यहाँ पर फ्लूइड जो होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगेन क्योंकि ये पैसिव है, दैट मीन्स इन दिस केस ऑल्सो एनर्जी जो है दैट विल नॉट बी रिक्वायर्ड। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एनर्जी रिक्वायरमेंट इन ऑस्मोसिस, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी। और ये जो पर्टिकुलर चीज है, जैसे हमारे बाकी के ट्रांसपोर्टेशन में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस चाहिए होता है। सो अगर यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंसेस हैं तो फिर वहां पर ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। यही चीज जो होती है हम तब देखते हैं जब हमारे पास जिसको हम कहेंगे कि आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आते हैं, तो वो कैसे सेल के ऊपर इंपैक्ट करते हैं, वो बेसिकली इसी ऑस्मोसिस की वजह से होता है। तो यहाँ पर ना तो कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत है, ना ही डायरेक्टली मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं, बल्कि यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, जिनको हम कहते हैं एक्वापोरिन्स। सो बेसिकली एक्वापोरिन्स आर स्मॉल होल्स, जो कि वाटर चैनल्स भी इनको आप बोल सकते हो। इन्हीं के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, लेकिन यहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वो वाटर मॉलिक्यूल्स की होगी। तो इस केस में अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करके पढ़ें, तो हमने तीन तरीके के ऑस्मोटिक डिफरेंसेस के हिसाब से हमारे पास तीन तरीके के फ्लूइड्स आएंगे। वन विल बी द आइसोटोनिक वन, सेकेंड वन विल बी द हाइपोटोनिक वन, एंड थर्ड वन विल बी द हाइपरटोनिक वन। हाइपरटोनिक के केस में टोनिसिटी जो होती है वो ज्यादा होगी, हाइपो के केस में कम होगी, और आइसोटोनिक के केस में वो बराबर हो सकती है। अब इस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक रफ आइडिया लेते हैं। कंसिडर हमारे पास एक सेल है, जिस सेल के अंदर हमारे पास एक आप बोल सकते हो न्यूक्लियस है, और इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जिनमें यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये एक नॉर्मल सेल है। अब इस सेल के बाहर बहुत सारा फ्लूइड होता है, जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो कि असल में टिश्यू में पाया जाता है, या इसको आप एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी कह सकते हो। अब जब भी हम कोई फ्लूइड देते हैं तो वो फ्लूइड जाके सेल्स के पास पहुंचता है इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, या जिसको आप कह सकते हो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब अगर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो होगा, यहाँ पर जो टोनिसिटी होगी वही टोनिसिटी अंदर भी पाई जाएगी, देन इन दैट केस यहां पर एक्सचेंज नहीं होगा, या क्योंकि अंदर और बाहर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा। लेकिन अगर हम यही चीज देखें उस मामले में जहां पर बाहर जो टोनिसिटी होगी वो ज्यादा होगी और अंदर कम, सो इफ outside we see that there the concentration is more, it is a hypertonic solution, and अंदर जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसकी टोनिसिटी वो कम है, तो बाहर हाइपरटोनिक होगा, अंदर हाइपोटोनिक होगा। बैलेंस करने के लिए वाटर पोर्स के थ्रू अंदर से वाटर निकलेगा बाहर की तरफ, ताकि वो बाहर की कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर सके। तो जो एक्वापोरिन्स है उनके थ्रू सेल के अंदर का फ्लूइड जो है बाहर निकलेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो है सेल श्रिंक करेगी। तो ये चीज होगी इन दिस केस। और अगर हम यही चीज उस मामले में देखें जहां पर जो सेल होती है उसके बाहर जो फ्लूइड आता है वो उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं है जितना कि सेल के अंदर का फ्लूइड कंसंट्रेटेड है। तो अगर हमारे सेल के बाहर का फ्लूइड कंसंट्रेटेड है लेकिन सेल के अंदर उससे ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो बाहर है वहां से फ्लूइड रन करेगा सेल के अंदर की तरफ, ताकि वो सेल के अंदर की कंसंट्रेशन को मिनिमाइज कर सके और वो कंसंट्रेटेड फ्लूइड थोड़ा सा कम हो जाए। तो इस केस में ये तरीका होता है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक डिफरेंसेस के बेसिस पे। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये वो वाला ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। दैट मीन्स विदाउट एनर्जी ये ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। सो अगर हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, इसमें सबसे पहले आता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है इसमें हमारे पास आते हैं जो आपने पंप्स के बारे में सुना होगा, जैसे हमारे पास आता है सोडियम पोटेशियम पंप या सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप आता है हमारे पास। ये एक ऐसा पंप है जो कि मोस्टली आप बोल सकते हो उस केस में देखा जाएगा जहां पर हमें सोडियम एंड पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज करना होता है। तो इस केस में क्या होता है, जब भी ट्रांसपोर्टेशन होती है ये भी जो हमारे पास चैनल प्रोटीन्स होते हैं उनके थ्रू ही होता है। और इस केस में अगर देखा जाए कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगी, जो सोडियम है उसके 3 मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे और बदले में वहां से जो पोटेशियम होता है उसके 2 मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सोडियम के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, अंदर हमारे पास पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये बाहर निकलेंगे और ये वाले जो हैं अंदर आएंगे। तो ये जो पंप बनता है ये तभी पॉसिबल है जब हम वहां पर एनर्जी देंगे। विदाउट एनर्जी ये ट्रांसपोर्टेशन करना पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास कैल्शियम का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है जो इसी तरीके से होता है। कैल्शियम के केस में हमारे पास जो पंप आता है उसको हम सरका पंप भी कहते हैं। सरका पंप इज एक्चुअली सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कैल्शियम एटीपीएस पंप। सो ये वाला पंप जो होता है ये मोस्टली आपको मसल सेल्स में देखने को मिलता है। इस केस में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और ये भी एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। इसी तरीके से हमारे पास आते हैं और भी पंप्स, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और पोटेशियम का भी पंप आता है। हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप उसको भी आप कह सकते हो। ये आपको जो है गैस्ट्रिक सेल्स में देखने को मिल सकता है और ये भी हमारे पास एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता है। अब इसी तरीके से इसमें हमारे पास सेकेंडरी भी आता है। सेकेंडरी के केस में क्या होता है, जब प्राइमरी ट्रांसपोर्ट होता है तो वहां पर जो आयंस होते हैं उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाती है जिसको हम कहते हैं आयन ग्रेडियंट। और इस आयन ग्रेडियंट के अंदर एनर्जी ट्रैप हो जाती है या एनर्जी स्टोर हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो उसके बाद वहां पर उसी एनर्जी को यूज करके सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस केस में हम 2 तरीके के ट्रांसपोर्ट्स देखते हैं। एक जिसको हम कहते हैं को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट के केस में इसको आप सिंपोर्ट भी कह सकते हो। यहां पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, या तो बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ। अगर को ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो ये देखने को मिल सकता है आपको सोडियम और ग्लूकोज के बीच में। जब सोडियम और ग्लूकोज का एक्सचेंज होता है तो वो इंटेस्टाइन्स के मामले में अगर आप देखोगे ग्लूकोज और सोडियम जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहां पर अगर देखा जाए इसको हम कहेंगे सिंपोर्ट या फिर को ट्रांसपोर्ट। दूसरा जो इसी में आता है वो आता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको आप बोल सकते हो एंटीपोर्ट या फिर आप इसको बोल सकते हो काउंटर ट्रांसपोर्ट। सो इस केस में जो 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2 अलग अलग डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्ट होंगे। दैट मीन्स कि एक मॉलिक्यूल अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा तो दूसरा मॉलिक्यूल बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा। सो इन दिस केस द ट्रांसपोर्टेशन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम और कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट होता है जब हम बात करते हैं जो कार्डियक मसल्स होती हैं, उस केस में सोडियम और कैल्शियम जो होता है उनका अपोजिट ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसकी वजह से वहां पर एक्शन पोटेंशियल बन पाता है। तो ये चीजें होती हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही, लेकिन ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी यूज होती है लेकिन वो एनर्जी बनती है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। अब इसी में हमारे पास एक और ट्रांसपोर्टेशन आती है जिसको हम कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। इस केस में हमारे पास जो चीज यूज होती है वी कॉल देम एज
वेसिकल्स। तो वेसिकल्स जो होते हैं इसी की मदद से ट्रांसपोर्टेशन होती है, दैट्स वाई इसको वेसिक्यूलर ट्रांसपोर्ट भी कहा जा सकता है। ये वाला ट्रांसपोर्ट यूज किया जाएगा तब जब हमें बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना है, या फिर हमें जिसको हम कहेंगे मल्टीपल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक साथ ट्रांसपोर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है आउट ऑफ द सेल, इसमें ये यूज हो सकता है, या फिर हमें प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करना है, इसमें भी ये यूज हो सकता है, या फिर हम बैक्टीरिया वगैरह को जो फैगोसाइटोसिस वगैरह होती है उस केस में अगर देखा जाए बैक्टीरिया को जो है कंज्यूम किया जाता है या खाया जाता है डब्ल्यूबीसी के थ्रू, तो वो भी बनता है हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट। अब इस केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा मेम्ब्रेन है डबल लेयर वाला, इसके बाहर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हमें सेल के अंदर लाना है। तो क्या होगा, एक ग्रू बनेगा अंदर की तरफ मेम्ब्रेन में, जिस ग्रू के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स है अंदर ट्रैप होने लगेंगे। फिर ये जो मेम्ब्रेन है ये बाहर से बंद हो जाएगा और जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये अंदर ट्रैप हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये इस मॉलिक्यूल इस वेसिकल को डिटैच करेगा और मॉलिक्यूल उसके अंदर होंगे। ये जो डबल लेयर वाला हमारे पास स्ट्रक्चर बना इसको हम कहते हैं वेसिकल। सो दिस वन इज वेसिकल एंड ये हमारा मेम्ब्रेन बंद हो जाता है। तो यही चीज इस डायरेक्शन में भी हो सकती है या फिर इस डायरेक्शन में भी हो सकती है। दैट मीन्स बाहर से अंदर की तरफ भी हो सकता है, अंदर से बाहर की तरफ भी। अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना है तो अंदर से बाहर की तरफ, अगर न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स वगैरह को सेल के अंदर लाना है तो बाहर से अंदर की तरफ। बाहर से अंदर की तरफ होगा तो उसको हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस, और अंदर से बाहर की तरफ होगा उसको हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। इस केस में आपने सुना होगा एंडोसाइटोसिस में एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस। सो एंडोसाइटोसिस के मामले में आपको देखने को मिलता है फैगोसाइटोसिस, जिस केस में बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनको एंगल्फ किया जाता है, खाया जाता है बाय मैक्रोफेजेस। इसी तरीके से इसमें आता है पाइनोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस के केस में क्या होता है, यहां पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो होता है वो सेल के अंदर लाया जाता है। सो इस केस में सेल किसी चीज को खाती है, जबकि इस केस में सेल पानी पीती है। तो ये जो होती हैं ये एंडोसाइटोसिस के ही टाइप है, फैगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस। जब हम एक्सोसाइटोसिस की बात करते हैं तो इस केस में आउट ऑफ द सेल होता है, तो यहां पर वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकल सकते हैं या फिर कुछ केसेस में न्यूरोट्रांसमीटर्स। जब हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देखते हैं तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो नर्व एंड होता है वो मसल एंड प्लेट में जो है उसको चार्ज देने के लिए, एक्शन पोटेंशियल देने के लिए यहाँ पर वेसिकल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है विच इज नोन एज एसिटाइल कोलिन। उस एसिटाइल कोलिन को रिलीज करने के लिए इसको मेम्ब्रेन के पास पहुंच के खुलना पड़ता है इस वेसिकल को। इसको साइनेप्टिक वेसिकल कहा जाता है। ये जब मेम्ब्रेन के पास पहुंचेगा वहां रिलीज करेगा ये अपने अंदर के प्रोडक्ट्स को, जो कि है हमारे जिसको हम कहेंगे न्यूरोट्रांसमीटर या एसिटाइल कोलिन। तो ये था एक्सोसाइटोसिस जो कि है एक बल्क ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म। तो इस केस में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, और इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस होती हैं। स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आयन चैनल्स। अगर आयन चैनल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है तो ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास होते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स होती हैं जिसमें एक्शन पोटेंशियल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, या हमारे पास लाइगेंड गेटेड चैनल्स होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये वाले जो ट्रांसपोर्टेशन होती हैं ये बेसिकली स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आती है। आयन चैनल्स के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, इस केस में हमारे पास मैकेनिकली गेटेड चैनल्स आएंगी, वोल्टेज गेटेड चैनल्स आएंगी, या फिर हमारे पास लाइगेंड गेटेड चैनल्स आएंगे। स्पेसिफिक या स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ही हमारे पास आते हैं गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस जो होते हैं बेसिकली ये मोस्टली पाया जाएगा जब डायरेक्ट एक्सचेंज करना हो। जैसे फॉर एग्जांपल दो सेल्स हैं साइड बाय साइड,
इसमें भी अपना कंटेंट है, इसमें भी अपना कंटेंट है। तो अगर इस सेल से इस सेल में ट्रांसपोर्टेशन करनी है तो रादर कि इस सेल से निकल के पहले वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाए, फिर वहां से इधर जाए, तो यहाँ पे क्या होता है, सेल के जो दो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो डायरेक्टली एक्सचेंज कर देते हैं अपने अक्रॉस कंटेंट्स को, और इस केस को हम यहाँ पर जो ये जंक्शन बनता है इनको हम गैप जंक्शंस कहते हैं, और इनके थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। तो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस। अगर हम ओवरव्यू देखें तो हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो 2-3 तरीके की हो सकती है, बट ब्रॉडली हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन को हम डिवाइड करते हैं इनटू पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव होगा वो वाला जिस केस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एक्टिव होगा वो वाला जिस केस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। पैसिव के केस में हमारे पास डिफ्यूजन आता है, जिसमें सिंपल डिफ्यूजन आएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आएगा, और हमारे पास आता है ऑस्मोसिस। इन तीनों केसेस में कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहां पर अगर देखा जाए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत मैटर करेगा सिंपल और फैसिलिटेटेड में, और ऑस्मोसिस के केस में ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पर मैटर करेगा। सिंपल के केस में हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, फैसिलिटेटेड के केस में हम ग्लूकोज वगैरह को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमारे पास ऑस्मोसिस होता है इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो एक्वापोरिन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। फिर जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास प्राइमरी आता है और हमारे पास आता है सेकेंडरी। सो प्राइमरी के केस में हमारे पास जो पंप्स होते हैं वो यूज होते हैं, इस केस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंडरी के केस में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आयन ग्रेडियंट्स की वजह से बनता है जो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है। और इसके अलावा एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस वो भी एक्टिव का ही पार्ट है जो बल्क ट्रांसपोर्टेशन में यूज होती है, यानी इनके केस में भी हमारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो एंडोसाइटोसिस के केस में इनटू द सेल ट्रांसपोर्टेशन होगी और एक्सोसाइटोसिस के केस में आउट ऑफ द सेल ट्रांसपोर्टेशन होगी। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो होती है ये सारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही देखने को मिलती है। अब यहां पर अगर देखा जाए ओवरऑल अगर हम बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि एलो करता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को टू पास इनटू एंड आउट ऑफ द सेल एज पर देयर रिक्वायरमेंट, जिसमें कभी कभी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू होगा या कभी कभी किसी और आप बोल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्मोटिक प्रेशर की डिफरेंसेस होती हैं। एनर्जी की रिक्वायरमेंट जब होगी तो उसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की जरूरत नहीं होती, उसमें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। So I guess that was the basic and minimum you can say requirement for the transportation across the cell membrane. I hope कि आप सभी को समझ आ गया होगा। Still if there were any type of questions you can drop them in the chat box and I will try to answer them in the comments. And इसके अलावा I hope the lectures are beneficial and helpful. If they prove to be beneficial or helpful, do subscribe and share channel so that rest of the students can also be benefited by these videos. Thank you so much. Have a very good day. Allah Hafiz. Bye bye.